Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर 10 है और ये हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। हम सब अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत बात करते हैं, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लेकिन एक मिनट, अगर हर सिटीज़न सिर्फ अपनी राइट्स मांगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए तो क्या सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करेगी? अगर सब लोग बोले कि मुझे क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए लेकिन खुद ही रोड पे ना कचरे फेंक दे, या कहें कि मुझे सेफ़ कंट्री चाहिए लेकिन नेशनल सिंबल्स का ना रिस्पेक्ट ही ना करे, तो क्या सिर्फ राइट्स से डेमोक्रेसी चल सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिर्फ राइट ही नहीं बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी ना कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है, पार्ट 4A में मेंशनड है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में ये सिटीज़न की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स द नेशन, सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स ना हमें बताते हैं कि स्टेट हमारे साथ क्या नहीं कर सकता, है ना, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमें बताते हैं कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है ना, लेकिन ड्यूटी है कि आप हार्मनी मेंटेन करें और हेट्रेड स्प्रेड ना करें, है ना। तो राइट और ड्यूटीज़ दोनों कह सकते हो एक सिक्के के दो पहलू है, मतलब एक कॉइन के दो साइड हैं। ओके, इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऑब्जेक्टिव है ये पेट्रियटिज्म को प्रमोट करना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप डेवलप करना, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करना और सोशल हार्मनी क्रिएट करना, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाना। एग्जाम्पल, जैसे अगर हर सिटीज़न ट्रैफिक रूल फॉलो करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे और एनवायरनमेंट का ध्यान रखे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली बेटर बन जाती है ना। इसीलिए ड्यूटीज़ ना इनडायरेक्टली नेशन बिल्डिंग का कह सकते हो टूल है। ऑरिजिन की बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ना ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर हुआ है अर्लियर सोवियत जो है ना लीगल फ्रेमवर्क से। पर्टिकुलरली ना सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स के साथ ड्यूटीज़ पर भी बहुत एम्फेसिस दिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई स्टूडेंट गलती से ये बोल देते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है वर बोरोड फ्रॉम USSR कॉन्स्टिट्यूशन। ये टेक्निकली थोड़ा सा इनकरेक्ट है। इंस्पिरेशन ना ब्रॉडर सोवियत लीगल ट्रेडिशन और अर्लियर सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से आई थी। राइट्स USA से आया था, DPSP आयरलैंड से आया था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ सोवियत इंस्पिरेशन है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर ले 1976, तो इमरजेंसी के समय ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976 ने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A आर्टिकल 51A इंसर्ट किए और सिटीजन्स के लिए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए। ऑब्जेक्टिव था कि सिटीजन्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना और प्रिंसिपल और डिसिप्लिन और जो नेशनल स्पिरिट को स्ट्रेंथन करना। फिर उसके बाद ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ। बाद में इसमें ना एक और ड्यूटी ऐड की गई। ये ड्यूटी ना पेरेंट और गार्जियन के लिए है कि 6 से 14 साल 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। इसके बाद टोटल जो ड्यूटीज़ है अब हो गए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट स्वर्ण सिंह कमेटी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो 1976 में गवर्नमेंट ने स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी। कमेटी ने रेकमेंड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। कमेटी ने 8 ड्यूटी सजेस्ट की थी, लेकिन पार्लियामेंट ने उस लिस्ट को एग्जैक्टली अडॉप्ट नहीं किया। पार्लियामेंट ने अपनी फाइनल लिस्ट बनाई 10 ड्यूटी के। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कमेटी ने कुछ और ड्यूटी भी सजेस्ट की थी, जैसे कि पेइंग टैक्सेस, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं किया गया। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, सबसे पहला तो मॉरल ऑब्लिगेशन, ये ना प्राइमरी मॉरल ड्यूटीज़ है। दूसरा नॉन जस्टिसेबल, कोर्ट ना डायरेक्टली इन्हें इन्फोर्स नहीं करता। आप किसी सिटीजन के अगेंस्ट ना जनरली केस फाइल नहीं कर सकते, है ना, सिर्फ इसलिए कि उसने ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली, फॉरेनर्स पे ये अप्लाई नहीं होता। ये पॉजिटिव होता है नेचर में, ठीक है, ये सिटीजन को कुछ पॉजिटिव एक्शन करने के लिए इनकरेज करती है। ये जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल है
रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और नेशन बिल्डिंग को प्रमोट करती है। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग है, मतलब सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग ना इनके स्कोप भी जो है एक्सपैंड होते रहते, बदलते रहते। अब ना आर्टिकल 51A के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको भी जो है हम जान लेते हैं। तो पहला है, फर्स्ट वन, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। हमें कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे नेशनल एंथम के टाइम पे रिस्पेक्टफुली हम सबको खड़े होना चाहिए, या सिर्फ रूल नहीं है, ये नेशन के प्रति आपका रिस्पेक्ट दिखाता है कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हो अपने देश को, अपने नेशन को, ठीक है। फिर दूसरा है, चेरिश द आइडियल ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस की वैल्यूज़ को याद रखना, है ना। एग्जाम्पल जैसे सेक्रीफाइस, यूनिटी और सर्विस स्पिरिट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है। थर्ड है, सी है, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और हर सिटीज़न की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम्पल जैसे र्यूमर्स फैलाना या ऐसे डिसाइसिव मैसेज स्प्रेड करना नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। फिर है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। जब देश को ज़रूरत हो तो सिटीज़न को नेशन की सर्विस के लिए रेडी रहना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे नेचुरल डिजास्टर में वॉलंटियर करना, आर्मी में एनसीसी, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़, ये सारे। नेक्स्ट है, प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। तो रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और रीज़न के डिफरेंसेस से ऊपर उठकर हार्मनी मेंटेन करना और वुमेन की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना। एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स ना करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करना, ये सब। फिर है, प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज। इंडिया की कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डैमेज ना करना, ट्रेडिशनल आर्ट्स और फेस्टिवल को प्रिजर्व करना, ठीक है। फिर है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक यूज़ कम करना, ट्रीज़ प्लांटेशन करना, वाटर वेस्ट ना करना, है ना। फिर आता है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो ब्लाइंड बिलीफ के बजाय आप जो है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो, क्वेश्चन पूछो, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग रखो। एग्जाम्पल जैसे कि फॉरवर्ड मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज को वेरीफाई किए बगैर उसको सच मान लेना। ये एग्जाम्पल है, लेम एग्जाम्पल, बट आप अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ले सकते हो। फिर है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझना, जैसे बस, ट्रेन, पार्क या गवर्नमेंट बिल्डिंग को डैमेज ना करना। प्रोटेस्ट के नाम पर ना पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं ना लोग, जैसे कि ट्रेन जला देते हैं, बिल्डिंग्स पे पत्थर फेंकते हैं, तोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं करना। फिर है, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस। हर फील्ड में अपना बेस्ट देना, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सेलेंस के लिए वर्क करना। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट हो तो सिंसियरली पढ़ना, टीचर हो तो क्वालिटी एजुकेशन देना, डॉक्टर हो तो एथिकल सर्विसेज देना। फिर आता है कि प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ये ड्यूटी 86 अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। पेरेंट्स और गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ना एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिले। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड लेबर के बजाय स्कूल भेजना, है ना, एजुकेशन की प्रायोरिटी देना। अब ना कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन की बात कर लेते, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्लासिफाई किया गया। तो जनरली ना ड्यूटीज़ को दो कैटेगरी में समझा जाता है, एक मॉरल ड्यूटीज़, दूसरा सिविक ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, है ना, हेरिटेज प्रोटेक्शन, साइंटिफिक टेम्पर, एजुकेशन। और सिविक ड्यूटी में जैसे हो गया नेशनल यूनिटी, डिफेंस ऑफ कंट्री, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन। तो ये जो है आपका इसमें आ जाता है। क्लॉज ये कि जो है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी, ये 86 के द्वारा ऐड हुआ था, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा इसके क्रिटिसिज्म को भी देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी के क्रिटिसिज्म को। दिस वन, ओके। सो सबसे पहले ना ये नॉन जस्टिसेबल नेचर का है। फंडामेंटल ड्यूटी को कोर्ट डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं करते। अगर कोई सिटीज़न साइंटिफिक पर डेवलप नहीं करता या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता तो जनरली उस पर ना डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन नहीं होता, और इसलिए जो है क्रिटिक कहते हैं कि ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है। दूसरा है वेग है और एम्बिगुअस है।
कुछ ड्यूटी की लैंग्वेज ना बहुत ब्रॉड है, जैसे डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। क्वेश्चन है कि साइंटिफिक टेम्पर तो को एग्जैक्टली मेजर कैसे करेंगे। और इसी तरह से स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस, एक्सेलेंस की डेफिनेशन हर पर्सन के लिए तो अलग हो सकती है ना। थर्ड क्रिटिसिज्म है कि ओवरलैपिंग होता है ये फंडामेंटल राइट से। कुछ ड्यूटी इनडायरेक्टली जो है ऑलरेडी लॉ और राइट में रिफ्लेक्टेड हैं, जैसे नेशनल इंटीग्रिटी मेंटेन करना, पब्लिक ऑर्डर प्रिजर्व करना। और इसीलिए क्रिटिक कहते हैं कि कुछ ड्यूटी ना रेपिटेटिव लगती है। फिर आते हैं सेलेक्टिव एंड इनकम्प्लीट। लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडेड ही नहीं की गई, जैसे ड्यूटी टू वोट, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल ड्यूटी लिस्ट में नहीं है ना। सो नो पेनल्टी फॉर वायलेशन, कोई ड्यूटी के वायलेशन पर डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पनिशमेंट नहीं है। रिजल्ट क्या होता है कि लोग इन्हें कभी कभी सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। अगेंस्ट लिबरल इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि स्टेट ड्यूटी के नाम पर ना इंडिविजुअल फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, इसीलिए बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये ना मॉरल फाउंडेशन है सिटीजन्स के लिए। ये सिटीजन्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, पेट्रोटिज्म को डेवलप करती है। एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करना भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का पार्ट है। दूसरा है कि ये प्रमोट करता है नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन को। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर। ड्यूटीज़ हमें ना यूनिटी और ब्रदरहुड की इम्पोर्टेंस समझाता है। फिर आता है कि ये इंश्योर करता है ना वेलफेयर सोसाइटी को, मतलब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना, विमेन की डिग्निटी, एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब ना सोसाइटी को बेटर बनाते हैं। फोर्थ आता है कि ये जो है सपोर्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। राइट और ड्यूटी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपको क्लीन एनवायरनमेंट का राइट तभी मिलेगा जब सिटीजन एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी भी निभाएंगे, है ना। गाइड लेजिस्लेचर एंड पॉलिसी मेकर, तो पार्लियामेंट और कोर्ट लॉज बनाते हैं और इंटरप्रेट करके जो है करते वक्त ना फंडामेंटल ड्यूटी को कंसिडर करते हैं, बिल्ड करते हैं ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कि डेमोक्रेसी ना सिर्फ वोट से नहीं चलती, डेमोक्रेसी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से चलती है। इनके कुछ रोल अगर देखें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसेबल हैं। कोर्ट उन्हें इग्नोर नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ड्यूटीज़ को यूज़ किए हैं। कोर्ट राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस क्रिएट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। तो इनके कुछ अगर हम इम्पॉर्टेंट केस की बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहन कुमार सिंघानिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। तो कोर्ट ने आर्टिकल 51A जे क्लॉज स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस को रेफ़र किया। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्विस में हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। फिर है राम लीला मैदान इंसिडेंट केस 2012। कोर्ट ने कहा कि सिटीज़न के पास न सिर्फ राइट ही नहीं ड्यूटीज़ भी हैं। प्रोटेस्ट जो है वो लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर होने चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी और नेशनल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। सो अगर हम बात करें एक और इसमें एक कमेटी आती है, ठीक है, वर्मा कमेटी। ओके, तो वर्मा कमेटी की बात कर ले जो 1999 में आया था। सो जस्टिस JS वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि फंडामेंटल राइट को ना प्रैक्टिकली कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ तो लिख दी गई थी लेकिन लोगों को उनके बारे में अवेयरनेस ही कम थी। तो कमेटी ने कहा कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से ना ड्यूटी परफॉर्म नहीं होगी, उन्हें सोसाइटी में इंटरनलाइज करना पड़ेगा। तो सिंपल एग्जांपल कि स्कूल डायरी में रूल्स लिखने से डिसिप्लिन नहीं आता। डिसिप्लिन तब आता है जब स्टूडेंट उन रूल्स को अपने हैबिट बना लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी के साथ है। तो इसका की ऑब्जर्वेशन क्या क्या था। सबसे पहला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हैव ग्रेट मॉरल इम्पॉर्टेंस। चाहे कोर्ट डायरेक्टली इन्फोर्स ना करें फिर भी ये ना नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि सिटीजन्स स्पेशली स्टूडेंट शुड नो अबाउट दीज ड्यूटीज़। कमेटी ने सिविक एजुकेशन और अवेयरनेस पर बहुत एम्फेसिस दिया। एग्जाम्पल, अगर स्कूल लेवल से ही बच्चों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिखाया जाए तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। थर्ड है
स्टेट एंड सिटीजन्स मस्ट वर्क टुगेदर। नेशन बिल्डिंग ना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, सिटीज़न भी इक्वली इसमें पार्टनर हैं। एग्जाम्पल जैसे स्वच्छ भारत मिशन, सिर्फ गवर्नमेंट सफाई करेगी तो मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा, तो सिटीजन्स को भी ना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फोर्थ है ड्यूटी शुड सपोर्ट बाय लेजिस्लेशन, मतलब कि कमेटी ने सजेस्ट किया कि एग्जिस्टिंग लॉज के थ्रू ना ड्यूटीज़ को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। फिफ्थ है राइट विदाउट ड्यूटीज़ बिकेम मीनिंगलेस। ये कमेटी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि अगर हर सिटीज़न राइट क्लेम करने के लिए ड्यूटीज़ इग्नोर, मतलब राइट क्लेम करे लेकिन ड्यूटी को इग्नोर करे तो डेमोक्रेसी इम्बैलेंस हो जाएगी ना, बस वही। तो लॉ इम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन से हैं लॉ जो इम्प्लीमेंट करते फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये रिलेटेड है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल नेशनल सिंबल का इंटेंशनल इंसल्ट पनिशेबल है, अगर जानबूझ के कर रहे हो तो पनिशेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इक्वालिटी और सोशल हार्मनी प्रमोट करना है ना। फिर आता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। उसके बाद अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो ये एनवायरनमेंट और लिविंग क्रिएचर को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये जो है फॉरेस्ट और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये सारा इसमें आता है। अब जो है हम बात कर लेते हैं, एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं, तो क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है कि रिस्पेक्ट करो कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्लैग एंथम का, चेरिश करो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के, है ना, प्रोटेक्ट करो सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी का, फिर डिफेंड करो अपने कंट्री को, है ना, प्रमोट करो हार्मनी एंड डिग्निटी ऑफ विमेन, फिर प्रिजर्व करो कल्चरल हेरिटेज को, प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट को, डेवलप करो साइंटिफिक टेम्पर को, है ना, सेफ गार्ड करो पब्लिक प्रॉपर्टी को, सेफ गार्ड करो, है ना, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस के तरफ काम करो। एंड लास्ट में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था वो था कि प्रोवाइड करो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स के, ठीक है। सो आज की बिगेस्ट लर्निंग क्या थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। Verma committee called them the missing half of the citizenship. Rights and duties are complementary to each other, और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न जो है इम्पॉसिबल होगा अगर वो ड्यूटीज़ परफॉर्म ना करे तो। और याद रखिए कि राइट्स एम्पावर अस बट ड्यूटी गाइड्स अस, अ ग्रेट सिटीज़न नोज बोथ। और आपके लिए एक क्वेश्चन होगा कि अगर हर इंडियन सिंसियरली सिर्फ एक फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करना शुरू कर दें तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी ड्यूटी इंडिया को सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.